मूवी की शुरुआत में हम शिप में सवार एक आदमी एरिक को देखते हैं जो शिप से उतरकर एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचता है और वहां से एक कार लेकर सूने रास्तों पर निकल पड़ता है। इस दौरान उसका ज्यादातर ध्यान अपनी बगल वाली सीट पर रखे लाल बैग पर रहता है। आगे बढ़ते हुए वो एक सुनसान जगह में खड़ी अपनी दोस्त की कार के पास रुकता है और अपने लाल बैग में रखी पहले से तैयार लाइसेंस प्लेट्स निकालकर दोनों कारों की नंबर प्लेट्स बदल देता है, जैसे उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा हो। फिर पैदल ही काफी दूर चलते हुए वो समुद्र के किनारे बने एक घर तक पहुंचता है, जहां चोरी के बाद उसके तीनों और दोस्त भी मिलने वाले होते हैं। वो हाथ में बंदूक लेकर घर के एक एक कमरे की तलाशी लेने लगता है। अचानक उसे आभास होता है कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो बाहर आकर अपनी दोस्त डेनिस को पुकारने लगता है, जो प्लान के मुताबिक सबसे पहले वहां पहुंचने वाली थी। उसे वहां डेनिस तो नहीं मिलती, लेकिन समुद्र के किनारे उनकी चुराई हुई पेंटिंग पड़ी दिखती है। तभी अचानक पानी के पास ही उसे खून भी दिखाई देता है। उसे लगता है कि ये शायद डेनिस का ही है। वो तुरंत दौड़कर घर से एक बाल्टी लाता है और खून साफ करने लगता है। अचानक उसे वहां डेनिस का ब्रेसलेट भी मिल जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किसी ने शायद पहले ही डेनिस को मार दिया है। एरिक को डर होता है कि उसके बाकी दोस्त उस पर ही शक न करें, इसलिए वो डेनिस के ब्रेसलेट को उसी बाल्टी में डालकर पानी में फेंक देता है। तभी उसका तीसरा पार्टनर मैट भी डेनिस को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। मैट डेनिस का बेटा भी है। एरिक उसे बताता है कि डेनिस शायद यहाँ से जा चुकी है और यहाँ उसे बस ये पेंटिंग मिली है। मैट उससे पूछता है कि डेनिस की कार कहाँ है, क्योंकि वो भी गायब है। तो एरिक जवाब देता है कि मैंने अपनी कार तो उसके कार के ठीक बगल में ही पार्क की थी। दोनों डेनिस के अचानक गायब हो जाने से परेशान होते हैं, लेकिन एरिक जानता है कि डेनिस शायद अब जिंदा नहीं है। फिर भी वो सच्चाई छिपा लेता है और मैट को किस करता है। ये साफ दिखाता है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दोस्ती से भी बढ़कर एक गहरा रिश्ता है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं, जहां उनका चौथा दोस्त पॉल भी अब पहुंच चुका होता है। उनकी चुराई हुई पेंटिंग की कीमत 40 मिलियन है। इसलिए तीनों हैरान होते हैं कि डेनिस अपना हिस्सा लिए बिना अचानक प्लान बदलकर कहीं कैसे जा सकती है। तीनों सोचते हैं कि शायद डेनिस अगले दिन लौट आएगी और रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। एरिक तीनों के फ़ोन लेकर उन्हें उसी लाल बैग में डाल देता है और समुद्र के किनारे जाकर बैग को पानी में फेंक देता है, ताकि अब तक के सारे सबूत मिट जाएं। लेकिन वो अपनी गन अपने पास ही रखता है। तभी अचानक समुद्र से एक रहस्यमयी धुन सुनाई देने लगती है। तीनों एक अजीब से फ्लैश ट्रांस में चले जाते हैं और अपने आप ही चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद जब होश में आते हैं तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे वहां कैसे पहुंच गए। तीनों वापस घर लौट आते हैं और डिनर करते हुए बातें करने लगते हैं कि शायद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ थकान और नींद की कमी की वजह से हुआ होगा। लेकिन मैट अब भी अपनी माँ के लिए परेशान रहता है, तो पॉल उसे दिलासा देता है कि तुम्हारी माँ ज़रूर आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। रात में पॉल और एरिक दोनों बाहर पोर्च में बैठे होते हैं, तो पॉल एरिक पर शक जताता है कि कहीं तुमने ही डेनिस से छुटकारा पाने के लिए उसे मार तो नहीं दिया, क्योंकि पॉल जानता है कि एरिक और डेनिस के बीच भी एक छिपा रिश्ता है, जिसे अब तक मैट से छिपाया गया था। उसे लगता है कि शायद एरिक ने अपने उसी रहस्य को छिपाने के लिए डेनिस को मार दिया हो, लेकिन एरिक साफ इनकार करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसी बीच मैट को घर के अंदर एरिक की फेंकी हुई वही बाल्टी खून से भरी हुई दिखाई देती है, जो किसी रहस्यमयी तरीके से फिर से घर के अंदर आ चुकी होती है। मैट को इस बाल्टी में अपनी माँ का ब्रेसलेट भी मिल जाता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे भी अब एरिक पर शक होने लगता है कि कहीं एरिक ने ही पहले पहुंचकर डेनिस को मार तो नहीं दिया है। तीनों के बीच का तनाव अब धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने लगता है। तभी दरवाजे पर एक लड़की मदद मांगने पहुंच जाती है, जो काफी घबराई हुई सी होती है। एरिक और पॉल तुरंत मदद के लिए दौड़ते हैं। मैट भी बाहर निकलते समय देखता है कि वो बाल्टी अब वहां से गायब हो चुकी है। तीनों तेजी से भागकर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां उस लड़की की दोस्त पिक्सी पानी में डूबने की वजह से लगभग मरने की कगार पर होती है। एरिक किसी तरह उसे वापस होश में लाकर बचा लेता है। उनके साथ उनकी एक और दोस्त भी होती है। एरिक पिक्सी को उठाता है और तीनों लड़कियों को भर के अंदर ले आता है। लड़कियां बताती हैं कि उनकी बोट का एक्सीडेंट हो गया था, पर वे किसी तरह तैरती हुई किनारे तक पहुंच गई थी। तीनों अपना नाम नोए, पिक्सी और ओपल बताती हैं। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे तीनों कोई परियों की कहानी के किरदार हों। एरिक, पॉल और मैट अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ बैचलर पार्टी मनाने आए हैं। लड़कियां उनसे फ़ोन मांगते हैं ताकि वे किसी को मदद के लिए बुला सकें, लेकिन एरिक कहता है कि उन्होंने नियम बनाया था कि वे पार्टी में फ़ोन नहीं लाएंगे। मैट भी बात संभालते हुए कहता है, सुबह होते ही हम तुम्हें नज़दीकी गांव या फ़ोन वाली जगह पर छोड़ देंगे। फिर पॉल नोए को वॉशरूम दिखाते हुए चुपके से मैप ट्यूब उठाता है और मौका देखकर उसे एक बेड के नीचे छुपा देता है।
तभी अचानक उसकी नज़र वहीं पड़े लाल बैग पर पड़ती है। वही बैग जिसे एरिक ने समुद्र में फेंक दिया था, पर अब वो भी किसी रहस्यमयी तरीके से फिर से घर के अंदर लौट आया होता है। पॉल घबराकर उसे भी बेड के नीचे छुपा देता है और थोड़ी देर बाद मैट को एक अलग कमरे में बुलाकर उससे कहता है एरिक ने शायद वो बैग वापस घर में लाया है और उसके अंदर सब कुछ जैसा का वैसा रखा हुआ है। ये सुनकर मैट का चेहरा भी गुस्से से लाल पड़ जाता है। दोनों को अब यकीन हो जाता है कि एरिक कुछ छुपा रहा है। तभी एरिक भी वहां आता है और दोनों को समझाता है कि हमें बस आज रात अपना राज छुपाए रखना है। सुबह होते ही हम उन लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देंगे और खुद भी यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद वे सब टू ट्रूथ्स एंड अ लाई नाम का खेल खेलते हैं। धीरे धीरे लड़कियों के बारे में कुछ अजीब बातें सामने आने लगती हैं। नोए कहती है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन वो सच कह रही है या झूठ कोई नहीं जानता है। पिक्सी खुद को कुंफू एक्सपर्ट बताती है और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एरिक को पटक कर भी दिखाती है। ओपल खुद को माइंड रीडर बताती है और एरिक का माइंड रीड करते हुए उससे पूछती है, तुम्हारे पास गन क्यों है? तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। एरिक गुस्से में बाहर चला जाता है तो पिक्सी भी उसके पीछे बाहर चली जाती है और एरिक को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। एरिक भी भावनाओं में बहकर उसके करीब चला जाता है। इधर घर के अंदर नोए भी अपनी मुस्कान और मीठी बातों से पॉल को बहका लेती है और ओपल भी मैट को बहका लेती है। सब कपल बनकर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिक्सी और एरिक एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं, उसी पल समुद्र में फिर से वही रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठती है। अचानक एरिक और उसके साथी फिर से उसी ट्रांस में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब होश में आकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकलते हैं तो मैट और ओपल दोनों गायब होते हैं। वहां चारों तरफ खून के निशान और बिखरे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े दिखाई देते हैं। पिक्सी सदमे और गुस्से में कांपती हुई एरिक पर उसकी ही गन तानकर चिल्लाने लगती है, बताओ तुम लोगों ने मेरी दोस्त के साथ क्या किया है? लेकिन एरिक घबराकर कहता है, मैंने सुबह भी समुद्र के पास ऐसे ही खून के निशान देखे थे। वो पिक्सी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें साथ मिलकर ओपल और मैट को ढूंढना चाहिए और झटके से गन पिक्सी के हाथ से छीन लेता है। पर तभी फिर वही आवाज आती है जिसे एरिक और पॉल दोनों फिर से ट्रांस में पहुंचकर अपने आप ही चलते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। होश में आने पर उन्हें वहां भी मांस का एक और ढेर दिखाई देता है। पॉल को लगता है कि ये सब उस रहस्यमयी आवाज के कारण ही हो रहा है, इसलिए वो सुझाव देता है कि उन्हें ईयर प्लग्स पहनने चाहिए। दोनों किसी तरह वापस घर में आ जाते हैं, लेकिन पिक्सी उन्हें बेड के नीचे से मैप निकालती दिखती है। एरिक और पिक्सी में बहस छिड़ जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे को अपने बारे में काफी बातें झूठी बताई हैं। तभी अचानक फिर से वही आवाज आती है और एरिक फिर से ट्रांस में चला जाता है। गुस्से में पिक्सी एरिक के सीने में चाकू घोंपकर वहां से भाग जाती है। होश में आने पर पॉल उसे संभालता है। वो टॉयलेट पेपर के टुकड़ों को पानी में भिगोकर दोनों के कानों में ईयर प्लग्स की तरह लगा देता है ताकि दोनों उस आवाज से बच सकें। फिर एरिक मैट को ढूंढने वापस समुद्र के किनारे चला जाता है, लेकिन एक जगह फिसलकर गिरने से उसका ईयर प्लग गिर जाता है और वो भी किसी अदृश्य चीज द्वारा समुद्र में खींच लिया जाता है। इधर पॉल अब उस पेंटिंग को उठाता है और अपनी आखिरी कोशिश में खुद को रस्सियों के सहारे खंबे से मजबूती से बांध लेता है ताकि वो भी उस आवाज के बस में आकर समुद्र में ना खींचा चला जाए। लेकिन फिर भी वो आवाज उसे पूरी तरह ट्रांस में पहुंचा देती है और बार बार उसे अपने पास खींचने की कोशिश करती है, पर रस्सियां उसे किसी तरह खींचने से रोके रखती हैं। इसी दौरान एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि पॉल ने यहां आने से पहले ही एरिक की फोटो के साथ पुलिस को एक चिट्ठी भेजकर रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि उसे शक था कि एरिक उन्हें धोखा दे सकता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उन तीनों के आपसी शक से भी बड़ी कोई शक्ति यहां उनकी जान के पीछे पड़ जाएगी। सुबह वो भी रस्सियों से छूटकर खुद को पानी की ओर चलते हुए पाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे दूर पानी में वही तीनों लड़कियां पिक्सी, ओपल और नोए खड़ी दिखती हैं, लेकिन वे सामान्य लड़कियां नहीं होती। जैसे ही पॉल पानी में उतरता है, वे तीनों लड़कियां जल परियों की तरह तैरती हुई उसे भी समुद्र की गहराई में ले जाती हैं। अंत में हम समुद्र के एक किनारे पर डेनिस को जागते हुए देखते हैं, जो अभी तक किसी तरह जिंदा बच गई होती है, लेकिन उसकी टांग पर भी बड़ा सा काटने का निशान होता है, जैसे उसे भी पानी में खींचने की कोशिश की गई हो। वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचती है और अपने तीनों साथियों को ढूंढने लगती है। वहां उसे एक दीवार पर वही पेंटिंग लगी दिखती है जो उन्होंने चुराई थी। तभी वो भी अचानक समुद्र की उस रहस्यमय ताकत द्वारा खींच ली जाती है और उस पेंटिंग में भी कुछ समुद्र जलपरियां एक आदमी को बहलाकर पानी में खींचती हुई उसे उसकी मौत की ओर ले जाती हुई दिखती हैं। ये प्राचीन ग्रीक मिथोलॉजी से प्रेरित J.W. वॉटरहाउस द्वारा 1896 में बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग होती है, जिसका नाम हाइलेस एंड द निम्फ्स है। मतलब उनकी चुराई हुई ये पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक प्राचीन कहानी का आईना थी जो अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।
इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।